Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biotechnology, I am going to deliver a very important talk on protoplast culture, protoplast fusion and its application. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोटेक्नोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में प्रोटोप्लास्ट कल्चर कैसे होता है, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कैसे होता है और इस टेक्निक की क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. अब क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लास्ट क्या है. प्रोटोप्लाज्म नाम शब्द आपने सुना होगा. जितनी भी सेल होती है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है. और इस प्रोटोप्लाज्म के फिर दो पार्ट हैं. एक पार्ट तो वो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में है, इसको तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे. दूसरा फ्लूइड वो है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसको कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. तो कहने का अर्थ है कि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए. एक तो साइटोप्लाज्म जो कि केंद्र के बाहर है और दूसरा कैरियोप्लाज्म जो केंद्र के अंदर है. अब प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल में क्या होगा, सेल के बाहर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है, कोशिका भित्ति होती है. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट की सिंपल डेफिनेशंस क्या होती है. एक बात और, प्रोटोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट सेल से ही प्राप्त होता है. एनिमल सेल से प्रोटोप्लास्ट की प्राप्ति नहीं होती है, इसको आप कल्चर नहीं कर सकते हैं. तो सपोज कोई प्लांट सेल है, मान लीजिए पादप कोशिका है, और इस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल भी होती है. अब किसी प्लांट सेल से आप कोशिका भित्ति को हटा दो तो प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव करने के बाद में जो रचना अपने को प्राप्त होती है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाती है. इसको सिंपली अपन यूं डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, plant cell without cell wall equal to protoplast. इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट, या सेल वॉल लेस प्लांट सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. तो प्लांट सेल की कोशिका भित्ति को रिमूव करने के बाद में जो अपने को स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, प्रोटोप्लास्ट. अब इसके कल्चर कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी है, कैसे प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त किया जाता है. तो इसके अंदर जनरली दो मेथड जो है वो एम्प्लॉय करते हैं अपन. एक तो मैकेनिकल मेथड जो कि पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, और दूसरा एंजाइमेटिक मेथड जो कि काफ़ी प्रेसाइज है और इसमें विभिन्न एंजाइमों का, विभिन्न केमिकल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है. और कई बार इन दोनों का मिक्स मेथड भी होता है. वो मिक्स मेथड हो गया, उसमें मैकेनिकल मेथड भी काम में लिया जाता है, साथ साथ में एंजाइम से भी उसको ट्रीट किया जाता है. अब ये जो मैकेनिकल मेथड है इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी पौधे की जो पत्ती होती है उसको चाकू से काटते हैं, कैंची से काटते हैं. सपोज आपके पास मान लीजिए कोई प्लांट का स्टेम हो सकता है, कोई प्लांट की पत्ती हो सकती है और उसको आपने कैंची से काट लिया, ब्लेड से काट लिया. तो मैकेनिकल ट्रिमिंग के द्वारा, मैकेनिकल सीजर के द्वारा जब इसके टुकड़े किए जाते हैं. अब आपने पत्ती को जैसे काटा, सपोज कैलोट्रोपिस की है, मान लीजिए कैलोट्रोपिस आकड़ी की जो पत्ती है, अब आकड़ी पत्ती आपने कैंची से जो काटा, अब कैंची से काटोगे तो उसकी सेल वॉल भी कट रही है. अब सेल वॉल कट रही है, साथ में वो कोशिका भी कट रही है, और आप देखोगे कि इन कोशिकाओं के द्वारा
जो फ्लूइड होता है, अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ऊज हो जाता है। तो मैकेनिकल मेथड में क्या होता है कि चाकू का, कैंची का, इनका यूज किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड है इतना बढ़िया नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है कि इस विधि में एक तो प्रोटोप्लास्ट की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज ऑब्टेन्ड। इसके अलावा ये जो विधि है ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। और तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होगा, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है या जो हार्ड टिश्यू है, मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभजोतक और हार्ड टिश्यू यानी स्क्लेरेन्काइमा। तो मान लीजिए कोई पौधा है और उसे बहुत पतली बारीक जो टहनी जस्ट निकली है, अब उसका अपन प्रोटोप्लास्ट इस विधि से प्राप्त करना चाहें तो बहुत टेढ़ा काम है। इसी तरह प्लांट का जो पार्ट हार्ड हो गया, जिसके अंदर दृढ़ ऊतक बन गए, जिसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा बन गए, अब उन दृढ़ ऊतक को कैंची से, ब्लेड से काटना वो टेढ़ा काम है। तो ये इस विधि की 3 मुख्य कमियां हैं। लेस प्रोटोप्लास्ट की प्राप्ति होती है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और मेरिस्मेटिक टिश्यू और हार्ड टिश्यू पे इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन ये पुराना ट्रेडिशनल मेथड है और अंडर ग्रेजुएट क्लासेज में एक्सपेरिमेंट के रूप में हम इसको डिमोन्स्ट्रेट भी करते हैं। अब इसका जो प्रिसाइज मेथड जो है, बढ़िया जो तरीका है, दैट इज एंजाइमेटिक मेथड। अब इसमें एक प्लांट सेल को विभिन्न एंजाइमों के द्वारा ट्रीट करेंगे, लेकिन एंजाइम के ट्रीटमेंट से पहले इसका पूरा प्रोटोकॉल है, पूरी इसकी सीक्वेंस के अंदर स्टेप है, और ये स्टेप मैं आपसे एक एक करके मैं शेयर करूंगा। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी प्लांट का आप प्रोटोप्लास्ट तैयार करना चाहते हो उसकी प्लांट सेल आप लेंगे, उस पादप की कोशिका लेंगे या उसकी पत्ती ले लो, मान लो बरगद की पत्ती है, कैलोट्रोपिस की पत्ती है, पीपल की पत्ती है या और कोई प्लांट है मान लो, तो उस प्लांट की सबसे पहले आप पत्ती लोगे। इसके बाद में क्या करोगे, इस पत्ती को 70% एल्कोहल से स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि पत्ती क्या है भाई, प्लांट तो क्या है, खुले एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और कोई एनवायरमेंटल इसमें कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इन प्लांट की लीफ को सबसे पहले 70% एल्कोहल के साथ इसको स्टरलाइज करेंगे। अब स्टरलाइज कर देंगे तो इसके ऊपर जो भी माइक्रोब्स है, इन्फेक्शन है, वो क्या होगा, सारा रिमूव हो जाएगा और पत्ती की सरफेस एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में इस पत्ती को क्या करते हैं, 10% कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं, कैप्टिन 10% कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन। अब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में जब इस पत्ती को रखते हैं तो इनकी सरफेस के ऊपर ये जो केमिकल है ये थोड़ा बहुत अटैच हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को डिस्टिल वाटर के साथ कई बार धोते हैं, क्योंकि पत्ती की सरफेस के ऊपर ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट अटैच हो गया। अब अटैच हो गया तो इसको पानी से क्या रिमूव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो क्या होगा, इस कैल्शियम के क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। कैल्शियम डिपोजिशन के कारण सरफेस है वो सख्त भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है, इसलिए इस पत्ती को डिस्टिल वाटर के द्वारा कई बार धोते हैं। अब कई बार धोएंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जितना भी उसकी सरफेस पे चिपका हुआ था वो सारा का सारा क्या होता है, साफ हो जाता है, वाश हो जाता है। अब इसके बाद में इस पत्ती की एपिडर्मिस को आप बहुत ही पतली स्कैल्पल के द्वारा, चिमटी के द्वारा उसकी एपिडर्मिस को रिमूव करते हैं। एपिडर्मिस को रिमूव करने के बाद में इसके 4 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़े काटेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर के इसके स्क्वायर के टुकड़े काटेंगे, और इन टुकड़ों को 5 pH के ऊपर, अब 5 pH है ये एसिडिक मीडियम है, स्लाइट एसिडिक मीडियम है, प्रबल अम्लीय माध्यम तो नहीं है लेकिन स्लाइट एसिडिक मीडियम है। तो 5 pH के मान के ऊपर इस पत्तियों को इनके मिक्सर्स में रखा जाता है। इस मिक्सर्स में क्या होगा, 0.5% मैसिरोजाइम होता है, 0.8% मैनिटोल होता है और 0.3% इसमें पोटेशियम डेक्स्ट्रॉन है। तो इन तीनों के मिक्सर में 5 pH के मान पे इस 4-4 वर्ग सेंटीमीटर के टुकड़ों को इस सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है, और इस सॉल्यूशंस को फिर क्या करते हैं कि प्रत्येक 30 मिनट के बाद में इस सॉल्यूशन को चेंज करते रहते हैं, सेम मिक्सर को है, आधा घंटा हुई फिर
पुराने वाला सॉल्यूशन निकाल दिया, नया सॉल्यूशन डाल दिया। फिर आधा घंटा हुई, पुराने वाला सॉल्यूशन निकाल दिया, नया सॉल्यूशन डाल दिया। तो हर आधा घंटे के बाद में इस सॉल्यूशन को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद में फिर इसको 5.4 pH के मान के ऊपर 0.5% पैक्टिनेज एंजाइम प्लस 2% सेलुलेज एंजाइम, इसके अंदर 12 घंटे तक इसको रखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये सेल वाल को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। जो प्लांट सेल जो होते हैं उसके कोशिका भित्ति में पैक्टिन के मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर सेलुलोज के मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर लिग्निन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर पैक्टिनेज एंजाइम जो होता है ये सेल वाल की पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है। सेलुलेज एंजाइम जो होता है ये सेल वाल की सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अब कोशिका भित्ति में जब पैक्टिन और सेलुलोज का जब डाइजेशन हो जाएगा तो इसकी सेल है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, इलास्टिक नेचर की हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। अब इस एंजाइम से ट्रीट करने के बाद में इसको फिर प्रेस करते हैं, दबाते हैं और प्रेस करने के इसको बाद में इसको सूक्ष्म जो फिल्टर होते हैं, माइक्रो फिल्टर होते हैं, उससे इनको छान लेते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद में फिर क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में इसको फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं अब के अंदर मशीन्स के द्वारा। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन है उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि आजकल तो हाई स्पीड के सेंट्रीफ्यूज भी अवेलेबल है जिसमें 10,000 राउंड प्रति मिनट तक की जो मोटर है वो लगी होती है। अब जो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जितने भी प्रोटोप्लास्ट हैं वो टेस्ट ट्यूब के पैंदे के ऊपर बैठ जाएंगे और टेस्ट ट्यूब के ऊपर पारदर्शी तरल रहेगा जिसको सुपरनाटेंट बोलते हैं। इस सुपरनाटेंट को फिर रिमूव कर दिया जाता है और टेस्ट ट्यूब के पैंदे में जो है वो प्रोटोप्लास्ट अपने को प्योर प्रोटोप्लास्ट है वो प्राप्त होता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट को 0.7 मोलार कंसंट्रेशन के सॉर्बिटॉल के द्वारा इसको धोएंगे, सॉर्बिटॉल के द्वारा इसको धोते हैं और सॉर्बिटॉल से वाश करने के बाद में इसको सुक्रोज सॉल्यूशन के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी इस सॉल्यूशन में, इस प्रोटोप्लास्ट में सुक्रोज का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर डालते हैं। इसके बाद में फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, रीसेंट्रीफ्यूज, और रीसेंट्रीफ्यूज करने के बाद में फिर ऊपर का सुपरनाटेंट होगा उसको रिमूव कर देंगे और सूक्ष्म माइक्रोपिपेट के द्वारा इस प्रोटोप्लास्ट को फिर सक करता है। तो टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे पैंदे के अंदर ये प्रोटोप्लास्ट इकट्ठा हो गया और इसके अंदर माइक्रोपिपेट के द्वारा इस प्रोटोप्लास्ट का जो नीचे जो सस्पेंशन अपने को प्राप्त हुआ है इस प्रोटोप्लास्ट को पिपेट के द्वारा सक करेंगे और सक करने के बाद में इसको फिर एक कल्चर मीडियम के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं। अब ये कल्चर मीडियम जो है इसके अंदर 30-40 तरह के केमिकल्स होते हैं। इसके अंदर अलग अलग मीडियम है जैसे हैट मीडियम है, कल्चर मीडियम में 50 तरह के हैं। अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम का यूज़ किया जाता है। प्लांट सेल के लिए अलग तरह का कल्चर काम में आता है, एनिमल सेल के लिए अलग तरह का कल्चर काम में आता है। लेकिन कल्चर के पीछे बेसिक आइडिया जो है वो मैं आपको बता दूं, कोई भी कल्चर जो होता है उसके डिस्टिल वाटर में उसको तैयार किया जाता है। उसमें डिस्टिल वाटर होता है, उसमें एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी सोर्स के रूप में आप ग्लूकोज काम में ले सकते हो, फ्रुक्टोज काम में ले सकते हो, यानी कोई भी मोनोसैकेराइड। इसके अलावा उसमें कार्बन का स्रोत होता है, तो कार्बन के लिए कार्बन का जो बुरादा होता है, कार्बन के पाउडर का बुरादा है वो पाउडर इसके अंदर डालते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक्स डालते हैं। एंटीबायोटिक्स इसलिए डालते हैं कि कल्चर खराब नहीं हो। कई बार क्या होता है, आपने पैटी डिश में कल्चर डाला और बाई चांस उसमें यदि एंटीबायोटिक्स नहीं है और दूसरे दिन आप देखोगे तो उस पैटी डिश के अंदर फंजाई है डेवलप हो गई है, उसके अंदर और कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो हर कल्चर मीडियम के अंदर कोई न कोई एंटीबायोटिक्स है वो डालते हैं। इसके अंदर एम्पिसिलिन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, टेरामाइसिन हो सकती है। इसके अलावा और कोई एंटीबायोटिक है वो इसके अंदर हो सकती है। एंटीबॉडीज इसके अंदर डालते हैं, पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स डालते हैं, विटामिन्स डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं। तो लगभग 20 से 30 केमिकल्स का ये मिक्सचर होता है और हर टेबल के अंदर लिखा होता है बाकायदा, आप पानी इतने में ml ले, सोडियम इतने ग्राम ले, मिलीग्राम ले, पोटेशियम इतने मिलीग्राम ले, ग्लूकोज इतनी मिलीग्राम ले। तो हर केमिकल को तौल के
डिस्टिल वाटर में ये सॉल्यूशन है वो बना लेते हैं, और ये सॉल्यूशन जो होता है ये इनका कल्चर मीडियम होता है। इस कल्चर मीडियम में इस प्रोटोप्लास्ट को फिर क्या संवर्धित करते हैं। अब धीरे धीरे इस प्रोटोप्लास्ट के द्वारा आप देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। मान लो आप टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर कर रहे हो और मान लीजिए पीपल का पौधा है, नीम का पौधा है, तो आप देखोगे कि 5-7 दिन बाद में उस टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे नीम के पौधे तैयार हो जाते हैं, पीपल के पौधे तैयार हो जाते हैं, खेजड़ी के पौधे तैयार हो जाते हैं, और इनको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब मान लीजिए सपोज आपको ऑस्ट्रेलिया में खेजड़ी के प्लांट लगाने हैं, मान लो। अब खेजड़ी के प्लांट को, गमलों को तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया ले जा नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में, ज़्यादा भी नहीं तो भाई 500 खेजड़ी के प्रोटोप्लास्ट एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में होते हैं, और इनको फिर वहाँ कल्चर करके लेबोरेटरी में खेजड़ी के पौधे हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। तो अपने राजस्थान में आप कभी आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी जाना हो तो वहाँ पर बॉटनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर NS शेखावत है, और मेरे ख्याल से राजस्थान की सबसे बढ़िया बायोटेक्नोलॉजी की वो लेबोरेटरी है, और वहाँ पर इस तरह प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं और उससे पौधे बनाते हैं। क्योंकि रिफ्रेशर कोर्स के दौरान हम वहाँ जोधपुर विजिट पे थे, तो पूरा एक दिन उनकी लेबोरेटरी का विजिट था, और हमने देखा कि सक्सेसिव क्रम में वो पौधे तैयार करते हैं। अब ये छोटे छोटे रूटलेट्स जो बनेंगे, इन रूटलेट्स को फिर वो क्या है फिर गमलों में लगाते हैं, इनको गामा रेडिएशन के द्वारा ट्रीट करते हैं, और इनका पूरा चैम्बर होता है, पूरा एकदम जर्म फ्री चैम्बर होता है, और काफ़ी लंबी गैलरी होती है। उस गैलरी में 1-1 फीट रोजाना इस गमले को खिसकाते हैं, अचानक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। इसके बाद में एक बहुत बड़ी ग्रीन हाउस टाइप की एक बहुत बड़ा चैम्बर है, कमरा है मान लो, और उस कमरे में धीरे धीरे इस गमलों को क्या शिफ्ट करता है, और मेन गेट के बाहर निकालने में कम से कम 40 से 45 दिन लग जाते हैं। धीरे धीरे उस गमले में इस पौधों की ग्रोथ होती रहती है, और उसके बाद में ये पौधा जब एनवायरनमेंट की सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है, अडेप्ट हो जाता है, तब इन गमलों को फिर लेबोरेटरी के बाहर निकालते हैं, और उन पौधों को फिर जहाँ भी इम्प्लांटेशन करना है, पौधारोपण करना है, वहाँ पर इन पौधों को लगा लेते हैं। तो राजस्थान में सबसे बढ़िया लैब इसमें बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो जोधपुर में है। इसके अलावा जयपुर में बीलाल इंस्टीट्यूट है, बीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, वहाँ भी बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। हरिद्वार में कांगड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम चलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम चलता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चलता है, बड़ौदा में चलता है, कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई में चलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इंडिया की सबसे बेस्ट लेबोरेटरी है, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हैं वो चलते रहते हैं। तो ये 2 मेन मेथड हैं प्रोटोप्लास्ट की प्राप्त करने के लिए, एक तो मैकेनिकल मेथड, एक एंजाइमेटिक मेथड। और कई बार क्या होता है कि इन दोनों का मिक्स मेथड है वो भी काम नहीं जाता है, क्यों कई बार क्या है मान लीजिए बहुत ही हार्ड उत्तक है और वो एंजाइम से डाइजेस्ट पॉसिबल नहीं है, उस केस में कैंची के द्वारा, चाकू के द्वारा उन टिश्यूज़ को काट के सेल को क्या सेपरेट करते हैं, तो वो मिक्स टाइप का मेथड है। तो ये आज के इस टॉपिक का एक पहला पार्ट है, आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब इसके सेकंड पार्ट पे अपन चलते हैं, प्रोटोप्लास्ट का कल्चर कैसे करेंगे, संवर्धन कैसे करेंगे। संवर्धन मैंने बताया कि कल्चर मीडियम है, और कल्चर मीडियम में इस प्रोटोप्लास्ट को आपको डेवलप करना है। तो आजकल वर्तमान में 4 तरह की जो डिवाइसेज हैं वो यूज होती है। एक तो एगार एम्बेडेड मेथड, दूसरी है माइक्रो चैम्बर मेथड, तीसरी होती है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, और चौथी टाइप की होती है मल्टी ड्रॉप एरे मेथड। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर की 4 मेन टेक्निक हैं, अगार एम्बेडेड कल्चर, माइक्रो चैम्बर मेथड, हैंगिंग ड्रॉप कल्चर मेथड और मल्टी ड्रॉप एरे मेथड। अब इन चारों को बहुत ही शॉर्ट में फ्लो चार्ट के रूप में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली जो मेथड है अगार एम्बेडेड कल्चर मेथड। इस मेथड में क्या होगा, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं। कौन सी विधि से? इस विधि के द्वारा। अब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद में इसको 1% एगार कल्चर में प्लस ये मीडियम है कल्चर मीडियम, ये 2 साइंटिस्ट के नेम हैं यहाँ पर, एक तो नागाटा और
टाकेबी, दोनों जापानीज साइंटिस्ट हैं। तो नागाटा और टाकेबी साइंटिस्ट का जो कल्चर मीडियम जो इन्होंने डेवलप किया है, क्योंकि ये भी पूरी कम से कम 35-40 केमिकल है, पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो मैं आपको इसका कॉम्बिनेशन व्हाट्सअप कर सकता हूँ कि उसमें टेबल में बाकायदा मेंशन है कि इतना ml पानी चाहिए, इतने ग्राम सोडियम चाहिए, इतने ग्राम पोटेशियम चाहिए, इतने ग्राम ग्लूकोज चाहिए, है इतने मिनरल्स चाहिए, इतनी एंटीबायोटिक्स चाहिए, इतनी एंटीबॉडीज चाहिए। तो केमिकल की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और उनको तोल के आप ये कल्चर मीडियम आप लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर सकते हो। तो इसे नागाटा और टाकेबी मीडियम है, इसके अंदर 1% अगार कल्चर है वो उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर इसको ट्रांसफ़र टू स्टरलाइज पेट्री डिश। इसके बाद में जो पेट्री डिश जो होती है स्टरलाइज पेट्री डिश, उस पेट्री डिश में इस कल्चर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको उल्टे ढक्कन के द्वारा इसको ढक देते हैं। अब इस अगार युक्त माध्यम में इस प्रोटोप्लास्ट का कल्चर होता रहता है और 5-7 दिन बाद में आप देखते हो इसमें छोटी छोटी रूटलेट निकलती है, सूटलेट निकलती है, धीरे धीरे छोटा तना बनता है, उससे पत्तियाँ निकलती है, जड़ें निकलती है। तो एक छोटा मिनिएचर जो पौधा है वो इस प्लेट के अंदर तैयार हो जाता है और इसको फिर आगे आपको जहाँ भी डेवलप करना है इसको आप यूज़ में ले सकते हो। सेकंड मेथड है माइक्रो चैम्बर मेथड। अब माइक्रो चैम्बर मेथड में इसमें नाम से स्पष्ट है, इसमें जो चैम्बर होगा बहुत छोटा होगा। तो आजकल क्या करते हैं, छोटी छोटी ऐसे रिंग जैसी स्ट्रक्चर आती है, छोटी रिंग है जैसे प्लास्टिक की रिंग होती है, इस तरह की छोटी रिंग है। अब इस रिंग के नीचे कवर स्लिप है और ये जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर आपने जो प्रोटोप्लास्ट है वो इसके अंदर आपने डाल दिया पिपेट के द्वारा या सूक्ष्म ड्रॉपर के द्वारा, और डालने के बाद में इसको फिर आपने दूसरी कवर स्लिप से इसको ढक दिया। तो 2 कवर स्लिप के बीच में ये एक रिंग है। अब इसमें हवा का इन्फेक्शन नहीं हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो, इसके लिए क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक रबर का जो बेल्ट होता है, एक तरह से रबर है, उसके द्वारा इसको क्या करेंगे, सील कर देंगे। कई बार नेल पॉलिश है उसकी बाउंड्री से भी इसको सील कर देते हैं। मिनरल ऑयल आते हैं अलग पर्टिकुलरली इसको बाउंड्री को सील करने के लिए, खनिज के तेल आते हैं, मिनरल ऑयल्स आते हैं, उन मिनरल ऑयल्स के द्वारा भी इनकी जॉइंट है उनको एयर टाइट कर देते हैं ताकि बाहर की हवा इसके अंदर प्रवेश नहीं करे, क्योंकि हवा के अंदर भी हजारों तरह के बैक्टीरिया है, वायरस है, सूक्ष्म जीव है, फंजाई के स्पोर्स हैं। तो एयर टाइट कर देंगे तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन इस चैम्बर में नहीं होता है और धीरे धीरे इसके अंदर फिर इसका डेवलपमेंट होता है और इसको पूरे को फिर क्या पेट्री डिश के अंदर है, इसको लेबोरेटरी के अंदर इसको क्या रखते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म चैम्बर हैं, इसलिए इस विधि का नाम रखा है माइक्रो चैम्बर। और बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाले जो प्लांट है, छोटे जो आकार के प्लांट हैं, उसका कल्चर इस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। तीसरा मेथड है इसके अंदर हैंगिंग ड्रॉप कल्चर। अब हैंगिंग ड्रॉप में अब नाम से स्पष्ट है, जैसे कई बार कमरों की छत है वो चूती है, कमरों की छत है वो टपकती है बरसात के दिनों में, और आपने देखा होगा कि छत के ऊपर छोटी छोटी बूंदें हैं वो इसके अंदर लगी रहती है। या कई बार जैसे मान लीजिए गर्म दूध है मान लो किसी टोपिए में, और उसके ऊपर आप एक पारदर्शी कांच की प्लेट उसके ऊपर रख दो, 5-7 मिनट में आप देखोगे उस कांच की प्लेट के नीचे है बबल जो है, भाप के जो बुलबुले हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई सरफेस है, सपोज ये मान लीजिए सरफेस है और इस सरफेस के नीचे प्रोटोप्लास्ट की बूंदें हैं वो चिपकी हुई है, बूंदें वो लटक रही है, इसलिए इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड का नाम दिया है। और इस मेथड में क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले कैविटी स्लाइड के अंदर रखा जाता है। आजकल इस तरह की छोटी छोटी स्लाइड होती है जिसके अंदर छोटी कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर प्रोटोप्लास्ट को रखा जाता है और इस कैविटी को फिर पतली कवर स्लिप से क्या ढक देंगे। अब ढक देंगे तो आप साइड से देखोगे तो ये प्रोटोप्लास्ट
कवर स्लिप है उसके कांच के साथ क्या है चिपक जाते हैं, क्योंकि कांच में एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है। और साइड से जब इसको आप देखते हो तो आपको बिल्कुल इस तरह का नज़ारा नज़र आता है और ऐसा लगता है जैसे इस कवर स्लिप के साथ ये प्रोटोप्लास्ट की बूंदें हैं वो चिपकी हुई है। तो इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड के नाम से जाना जाता है और इसको फिर मिनरल ऑयल्स के द्वारा इसको फिर अवरुद्ध कर देते हैं, सील कर देते हैं। चौथा जो मेथड है मल्टी ड्रॉप मेथड, ये इस मेथड का एक रेक्टिफाई फॉर्म है और काफ़ी एडवांस फॉर्म है। मल्टी ड्रॉप में क्या करेंगे, सपोज आपके पास 2 सैंपल है प्रोटोप्लास्ट के, मान लो ए सैंपल है एक बी सैंपल है। ये दोनों सैंपल एक ही प्लांट के भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट के भी हो सकते हैं। अब इस ए सैंपल की आपने 10 डाइल्यूट सीरीज बना दी, 10 डाइल्यूट सीरीज। जिस तरह आप स्लाइड की स्टैंडिंग के लिए अल्कोहल सीरीज बनाते हो, तो अल्कोहल सीरीज में क्या होता है, जैसे 100% अल्कोहल है, इसका 90% अल्कोहल है, फिर 80% अल्कोहल है, 70% अल्कोहल है और यूँ करते करते 10% अल्कोहल। तो इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए एक बोतल है उसमें 100% अल्कोहल है, दूसरी बोतल में आपने 10% पानी लिया, 90% अल्कोहल लिया। 3 नंबर की बोतल में आपने 20% पानी लिया, 80% अल्कोहल लिया और यूँ करते करते लास्ट में जो 10% आएगी उसके अंदर 10% अल्कोहल है मान लो और 90% है उसके अंदर पानी है। तो यहाँ पर डाइल्यूशन की 10 सीरीज है वो बना लेते हैं और इनको नंबरिंग दे देते हैं A1 से A10 तक, A1, A2, A3, A4, A5। इसी तरह ये जो बी जो प्रोटोप्लास्ट है इसकी भी 10 डाइल्यूशन की सीरीज बनाएंगे और उनको नंबरिंग दे देंगे B1 से लेके B10 तक। तो 10 सीरीज इस ए सैंपल की बन गई, 10 सीरीज इस बी सैंपल की बन गई। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इसके 100 कॉम्बिनेशन है वो तैयार हो सकते हैं, 10 × 10 100 कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, जैसे A1 + B1, A1 + B2, A1 + B3, A1 + B4। इसी तरह जैसे A2 + B1, A2 + B2, A2 + B3। तो टोटल 100 कॉम्बिनेशंस इनसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशंस में 0.1 सेंटीमीटर 3 इस प्रोटोप्लास्ट को प्रत्येक कॉम्बिनेशन के अंदर ऐड करते हैं। 100 कॉम्बिनेशन है और प्रत्येक कॉम्बिनेशन में 0.1 cm³ इस कॉम्बिनेशन को इसके अंदर ऐड करते हैं और प्रत्येक पेटी डिश में इस तरह की 49 ड्रॉप्स लेते हैं। इस मिक्सर की 49 ड्रॉप्स लेते हैं और इसके अंदर 4 ड्रॉप है वो कंट्रोल्ड ग्रुप की है वो ऐड करते हैं। तो 49 + 4 और इसके अंदर फिर 20 ml अन्य जो माध्यम होता है उसकी ऐड करते हैं। तो इस मिक्सर का रिजल्ट क्या होगा, एक पेटी डिश के अंदर 49 प्रकार के प्रोटोप्लास्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार हो जाते हैं। 49 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के, अलग अलग कंस्ट्रेशन के लिए। और इस तरह की 100 यदि डिफरेंट प्लेट होगी आपको आपने तैयार करी है तो आपके पास 4900 प्रकार के कॉम्बिनेशन, अलग अलग 4900 प्रकार के कॉम्बिनेशन आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके बाद में इसको फिर इसका जो बेसमेंट वाला जो पार्ट है उसके अंदर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर के मैनिटोल है वो उसके आधारीय भाग में डालते हैं और इसको फिर ढकने से इसको ढक देते हैं और माइक्रोस्कोप में इसको फिर ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो प्रत्येक ड्रॉप के अंदर, प्रत्येक कॉम्बिनेशन में आप सूक्ष्मदर्शी देखोगे कि किस में ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग कंस्ट्रेशन है। अब अलग अलग कंस्ट्रेशन तो हो सकता है किसी में प्रोटोप्लास्ट की ग्रोथ कम हो रही हो, किसी में बहुत ज़्यादा हो रही हो, है किसी में सेल का डिवीज़न फास्ट हो रहा हो, किसी में सेल का डिवीज़न स्लो हो रहा हो, है किसी में स्टेम और रूट का डायमीटर है वो अलग अलग हो सकता है, पत्तियों की साइज़ अलग अलग हो सकती है। तो सूक्ष्मदर्शी से हर कॉम्बिनेशन को क्या है वॉच करता है और जिस कॉम्बिनेशन में आपको लगे कि सबसे बढ़िया ग्रोथ इस कॉम्बिनेशन में हो रही है उसको फिर क्या है आइसोलेट करते हैं अलग कल्चर के लिए। तो ये एक मल्टी ड्रॉप एरे मेथड है और मल्टी ड्रॉप नाम इसलिए लिया है कि इसके अंदर पेटी डिश के अंदर क्या है हजारों की संख्या में
हजारों की संख्या, छोटी छोटी बूंदें हैं और हर बूंद का अलग अलग इसके अंदर कंपोजिशन है, सबका अलग अलग कंपोजिशन है, इसलिए इसको मल्टी ड्रॉप विधि का नाम दिया है। और बड़ी जो सोफिस्टिकेटेड लैब जो होती है उसके अंदर इसी विधि का आजकल उपयोग किया जाता है। और अपने छोटी कॉलेजों में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जनरली हम इस टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इस टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के 4 मेथड हो गए, बेसिक मेथड। और आजकल जो बड़ी जो लेबोरेटरीज हैं बायोटेक्नोलॉजी की इंडिया में है, वहाँ पर तो इससे भी एडवांस, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है एक बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है इसमें। और इंडिया में इस समय आने वाले दिनों में इसका 50,000 करोड़ का सालाना बिजनेस इंडिया के अंदर, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन अभी ये ब्रांच है वो ग्रास रूट लेवल पे है, गवर्नमेंट का भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि राजस्थान में भी मुझे ध्यान है 10 साल पहले लगभग 50 कॉलेजों में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट मिला था, चालू हुआ था, लेकिन उन बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बीएड नहीं कर सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। तो धीरे धीरे करके सारी कॉलेजों में ये सब्जेक्ट है वो बंद हो गया। लेकिन सरकार की पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, गवर्नमेंट की फंड दिए जाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, तो ये ब्रांच बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है और बहुत इसका स्कोप है, क्योंकि हर फील्ड में स्कोप है इसका। और विदेशों में इस बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। बढ़िया इंस्टीट्यूट से यदि आप एमएससी करते हो, पीएचडी करते हो, तो आपको हाथों हाथ एब्रॉड के अंदर आपको बहुत बढ़िया सर्विस है, जॉब की आपकी गारंटी है। अब तीसरा पार्ट है इसका प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन। तो कई बार जैसे देखोगा कलम लगाते हैं, जैसे आम का पौधा है, आम के पौधे के साथ इमली का पौधा भी लगा दिया, किसान कलम लगा देते हैं। अब लेबोरेटरी में 2 अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट को अपन फ्यूज भी कर सकते हैं, तो हाइब्रिड प्लांट है वो बन जाएगा। और इस तरह के प्लांट में दोनों तरह के जो पौधे हैं वो लगेंगे, है मान ली उसी पौधे में आम भी लग रहे हैं, उसी पौधे में सेब भी लग रही है, उसी पौधे में बादाम भी लग रही है। तो 2 प्रोटोप्लास्ट को आपस में मिक्स कर दें, वो टेक्निकल आती है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की 3 मुख्य विधियां हैं। एक तो स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, सेकेंड इज इंड्यूस्ड फ्यूजन, और तीसरी विधि है इलेक्ट्रोफ्यूजन। इसमें इलेक्ट्रोफ्यूजन है ये काफ़ी एडवांस टेक्निक है, और स्पॉन्टेनियस फ्यूजन है ये बहुत सिंपल मेथड है। स्पॉन्टेनियस मेथड में क्या होता है कि इसमें आइसोलेशन केस में, जब आप प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर रहे हो, उसमें आइसोलेशन केस में क्या होगा, कई बार मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी बन जाती है। और ये फ्यूजन ठीक उसी तरह का है जैसे मान लो आप कपड़े धो रहे हैं सपोज, अब आप एक शर्ट को रिन साबुन से धो रहे हैं, उसका झाग अलग तरह का होगा। दूसरे शर्ट को आप मान लीजिए नहाने की जो लक्स साबुन है उससे धो रहे हैं, उसका झाग अलग तरह का होगा। तो रिन साबुन का झाग है, इधर लक्स साबुन का झाग है, और इन दोनों के झाग के जो बुलबुले आपस में मिक्स हो गए तो उन दोनों बुलबुलों का क्या फ्यूजन हो गया। ये घटना ठीक उसी तरह की है। तो कई बार जनरल स्टूडेंट, एमएससी के स्टूडेंट जब लेबोरेटरी में प्रोटोप्लास्ट का इस तरह कल्चर करते हैं, तो कई बार अपने आप ही क्या होता है कि 2 अलग अलग प्लांट्स के प्रोटोप्लास्ट हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। और ये फ्यूजन का जो विधि है ये क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस मेथड। और ये कई बार ये फ्यूजन सक्सेसफुल भी हो जाता है, कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होता है। सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बाकायदा आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है इंड्यूस्ड मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ऐसे कई केमिकल हैं जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को स्टिमुलेट करता है। इस तरह मॉलिक्यूल कहता है फ्यूसोजन, यानी फ्यूजन को स्टिमुलेट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जो केमिकल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्यूसोजन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक तो सोडियम नाइट्रेट, डेक्स्ट्रॉन और PEG यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। तो ये 3 बेस्ट केमिकल हैं जो प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को स्टिमुलेट करते हैं, सोडियम नाइट्रेट, डेक्स्ट्रॉन और PEG। अब इसके अंदर इंटरस्पेसिफिक फ्यूजन है वो भी पॉसिबल है। सपोज आपके पास मैंगो प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है, आपके पास मान लीजिए एप्पल के प्लांट का प्रोटोप्लास्ट है,
तो दो अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जीनस हैं। इन दोनों के जीनस के प्रोटोप्लास्ट को आप PEG मीडियम में प्रेरित करके इसको आप फ्यूज कर सकते हो और हाइब्रिड टाइप का जो प्लांट होता है उसका आप डेवलप कर सकते हो। तीसरी जो एडवांस टेक्निक है दैट इज इलेक्ट्रोफ्यूजन। अब इलेक्ट्रोफ्यूजन में क्या होता है, इसमें हल्का इलेक्ट्रिक करंट है उसका यूज किया जाता है, DC करंट का, अल्टरनेटिव करंट नहीं। और ये DC करंट है बहुत ही कम मिली वोल्ट का है। ये नहीं हो कि आपने 10 मिली वोल्ट का बैटरी हो काम में ले ली, 12 वोल्ट की काम में ले ली। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही मंद मिली वोल्ट जो करंट होता है, उस करंट में इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को अपन सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे ये एक हाइपोथेटिकल चैम्बर मैंने दिखाया है, ये इसके अंदर एनोड है, प्लस की जैसे इलेक्ट्रोड है, इधर ये कैथोड है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जैसे करंट का जैसे फ्लो हो रहा है। और इस मीडियम के अंदर आपने दो अलग अलग तरह के प्रोटोप्लास्ट डाल दिए, जैसे यहाँ पर मैंने वाइट कलर का प्रोटोप्लास्ट दिखाया है, रेड कलर का प्रोटोप्लास्ट दिखाया है। तो दो अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट इस मीडियम के अंदर है। तो आप देखोगे कि ये सारे जो प्रोटोप्लास्ट है ये एक चेन के रूप में, एक लड़ी के रूप में एनोड और कैथोड के बीच में इकट्ठे हो जाता है। और यहाँ पर ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये एक तरह से डाइपोल का भी काम करता है। डाइपोल में क्या होगा, इस प्रोटोप्लास्ट का जैसे इधर वाला पॉजिटिव सिरा है तो इधर वाला नेगेटिव है। फिर दूसरे प्लांट का जो प्रोटोप्लास्ट है इसका ये वाला सिरा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो ये बबल जो है, प्रोटोप्लास्ट के बबल है, ये डाइपोल के रूप में काम करते हैं। और अल्टरनेटली ये अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट एक चेन के रूप में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली का फ्यूजन है बहुत ईजी है, फ्यूजन बहुत पॉसिबल है। और इनके फ्यूजन से फिर ये हाइब्रिड टाइप की स्ट्रक्चर्स है वो बनती है। अब इसमें दो तरह की वैरायटी बन सकती है। एक तो होमोकैरियन। होमोकैरियन में क्या होगा, इसमें अंदर जो हाइब्रिड जो प्रोटोप्लास्ट बनेगा वो सेम स्पीशीज का होता है, एक ही स्पीशीज का। जबकि हेट्रोकैरियन में क्या होता है, ये अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट है, उनका आपस में फ्यूजन होता है। तो सेम स्पीशीज के दो अलग अलग प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से जो रचना बनती है वो होमोकैरियन के नाम से जानी जाती है। और अलग अलग स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से जो रचना बनती है वो हेट्रोकैरियन कहलाती है। इसको डायग्रामेटिकली जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। सपोज ये मान लीजिए कोई प्रोटोप्लास्ट है स्पीशीज ए का, ये मान लीजिए प्रोटोप्लास्ट है स्पीशीज बी का, और इन दोनों को इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फ्यूज किया। अब आप देख रहे हो दोनों प्रोटोप्लास्ट की सेल है वो आपस के अंदर फ्यूज हो रही है। फ्यूज होने बाद में ये हाइब्रिड रचना बन गई, इसको हेट्रोकैरियन के नाम से जाना जाता है। अब इस हेट्रोकैरियन में इस प्लांट का न्यूक्लियस भी है, इस प्लांट का न्यूक्लियस भी है। और इस तरह से जो पौधे बनते हैं ये सोमेटिक हाइब्रिड के नाम से जाने जाते हैं। आजकल कुछ पौधे ऐसे भी तैयार किए गए जिनको साइब्रिड बोलते हैं। तो साइब्रिड में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म तो एक प्लांट का है जबकि न्यूक्लियस दूसरे प्लांट का है। यहाँ पर तो आप क्या देख रहे हो, दोनों के न्यूक्लियस हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म है, दोनों का फ्यूजन हो रहा है। लेकिन साइब्रिड में क्या होगा, एक प्लांट का तो केंद्रक होगा, दूसरे प्लांट का कोशिका द्रव्य होता है। तो इस तरह की जो संतति बनती है उसको साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है या साइब्रिड के नाम से जाना जाता है। अब ये साइब्रिड जो होते हैं ये नेचुरली भी बन जाते हैं और लेबोरेटरी में इसको आप एक न्यूक्लियस है वो रिमूव कर दो, एक न्यूक्लियस रिमूव करके इसको आप डेवलप कर सकते हो, या केंद्रक युक्त एक प्रोटोप्लास्ट का बिना केंद्रक वाले प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन से भी इसको आप डेवलप कर सकते हो। तो कई विधाएं हैं साइब्रिड को डेवलप करने की। तो आजकल विशेषकर पौधों में साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड साइब्रिड जो है पौधे इस तरह के भी साइंटिस्ट ने काफ़ी तैयार किए हैं। और लास्ट में इस टेक्निक की एप्लीकेशंस क्या है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी है ये हर ब्रांच में इसका यूज है। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो हर ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो। तो इस प्रोटोप्लास्ट कल्चर के एप्लीकेशंस क्या होगी, न्यू हाइब्रिड्स इन सेक्सुअली इनकेपेबल प्लांट्स। तो ऐसे मान लीजिए पौधे हैं जिसमें लैंगिक जनन नहीं होता है,
जिसके अंदर संतति का उत्पादन संभव नहीं है, तो इन सेक्सुअली इनकेपेबल प्लांट्स में नए हाइब्रिड की फॉर्मेशन इस टेक्निक के द्वारा हो सकती है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू हाइब्रिड इन सेक्सुअली इनकेपेबल प्लांट्स। इसके अलावा इसके अंदर हेट्रोजाइगस लाइन की उत्पत्ति हो सकती है, प्रोडक्शन ऑफ हेट्रोजाइगस लाइन। डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, रोग प्रतिरोधी पौधे इस विधि के द्वारा अपन तैयार कर सकते हैं। ऐसे पौधे बन सकते हैं जिसके अंदर कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं होता है, पैथोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं होता है, तो रोग प्रतिरोधी जो पौधे होते हैं वो पौधे इस टेक्निक के द्वारा आप तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का प्रत्यारोपण संभव है। ऐसे पौधे हैं, मान लीजिए इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो नो प्रॉब्लम। आजकल क्लोरोप्लास्ट को भी एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर प्रत्यारोपण इसका संभव है। और ट्रांसफर ऑफ जीनोम, जीनोम के स्थानांतरण में भी इस टेक्निक का यूज होता है। तो ये एक नेटसेल में आज का अपना व्याख्यान प्रोटोप्लास्ट कल्चर। हालांकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, काफ़ी डेप्थ में ये चैप्टर है, कम से कम 20 पेज का ये चैप्टर है और बहुत ही समराइज फॉर्म में, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है उसके हिसाब से हम ये व्याख्यान तैयार कर रहे हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में समरी के रूप में ये व्याख्यान मैंने आपके लिए तैयार किया है। और एक बार मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में इसको मैं रिवाइज कर दूं। प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे? प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त करने की दो विधियां हैं, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड या एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड में किसी भी प्लांट टिश्यूज को कैंची के द्वारा, चाकू के द्वारा काटते हैं, लेकिन इस टेक्निक की अपने अपने कमियां हैं। केमिकल मेथड में क्या होता है, इसमें पूरा इसका प्रोटोकॉल है और इसके अंदर एंजाइम के द्वारा उन सेल्स को ट्रीट करेंगे। और मेनली इसके अंदर पैक्टिनेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम। पैक्टिनेज है ये पैक्टिन को डाइजेस्ट करता है, सेलुलेज ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। और सेल वॉल जब डाइजेस्ट हो जाती है तो ये टिश्यू है सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं और प्रोटोप्लास्ट का एक बहुत ही बड़ा सस्पेंशन है वो अपने को प्राप्त होता है। अब इस प्रोटोप्लास्ट की कल्चर लेबोरेटरी में 4 विधि से कर सकते हैं। अगार एम्बेडेड विधि के द्वारा, माइक्रो चैम्बर विधि के द्वारा, हैंगिंग ड्रॉप विधि के द्वारा, मल्टी ड्रॉप एरे विधि के द्वारा। और कल्चर करने बाद में इसका आगे का अपना पूरा प्रोसीजर्स है। और लेबोरेटरी में अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन भी कर सकते हैं। फ्यूजन नॉर्मल रूप में हो तो स्पॉन्टेनियस टाइप का, किसी केमिकल से प्रेरित हो तो इंड्यूस टाइप का, और इलेक्ट्रिक करंट में फ्यूजन करवाए तो ये इलेक्ट्रोफ्यूजन के नाम से जाना जाता है। और इस फ्यूजन से सोमेटिक हाइब्रिड बन सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड भी बन सकते हैं। और ये इनकी एप्लीकेशन है। नए हाइब्रिड्स का पॉसिबल है, हेट्रोजाइगस लाइन की पॉसिबल है, रोग प्रतिरोधी पौधों का निर्माण पॉसिबल है, क्लोरोप्लास्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है, एक पौधे का जीनोम दूसरे पौधे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान प्रोटोप्लास्ट कल्चर। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर क्वाइट लिसनिंग एंड watching this video. I welcome your all type of feedback, maybe positive, maybe negative. तो आपके किसी भी तरह का कोई फीडबैक हो, कोई सजेशंस हो, व्याख्यान में कोई कमियां हो, तो आप निसंकोच हमें आप फीडबैक देते रहें और उनको हम अगले व्याख्यान में इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी की ये लगभग 15 व्याख्यान की ये श्रृंखला बनेगी यूजी लेवल के हिसाब से। जो हमारे कोर्स करिकुलम में जो टॉपिक है उन एक एक टॉपिक को मैं एक एक व्याख्यान के द्वारा कवर करता रहूँगा और आपको वीडियो यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे महाविद्यालय की तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।